नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको। हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर सर। भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव। उत्तर प्रदेश में 2017 में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ती है भाजपा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं। फिर 22 में 32 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ती है उत्तर प्रदेश की जनता। किसी भी सरकार को दोबारा लेके आती है। 27 अब सामने है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने अब ये अचानक जब राम मंदिर चढ़ावा का मामला आता है, जिसमें योगी खुद एसआईटी इनिशिएट कर देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा इशू फैब्रिकेटेड अब दिखाई देने लगा है, उसके तमाम एंगल निकल के आ रहे हैं। क्या ये योगी के साख पर एक तरह से सीधा सीधा 27 के लिए एक कुचक्र मानते हैं आप? 27 के लिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष से लेकर और तमाम दुष्चक्र क्या अब फोकस में रहेंगे और योगी को लगातार चौकन्ना रहना होगा, या इजी गोइंग है भाव? नहीं, इजी गोइंग तो कोई भी चुनाव नहीं होता। कोई चैलेंज जो होता है वो कभी इजी गोइंग नहीं माना जाता। जो जीतना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी चीज इजी नहीं होती। तो एक बात है कि 27 का चुनाव मेरे लिए, तो मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि ये डन डील है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बात होती है कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और सिलेक्टिवली सेंसिटिव भी होते हैं। तो एक बात हमें समझना जरूरी है कि जो लोग बवाल कर रहे हैं उनका आउटरीच कितना है, कितने लोगों तक ये पहुंचते हैं। दूसरी बात है कि आप जो चिल्ला रहे हो, अचानक आपके पास आस्था ना, उनकी संवेदना कब से आ गई। राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल यादव संसद में बोले थे कि हमारे लिए तो वहां अभी भी मस्जिद है। याद है आपको? तो भाई चढ़ावा ही नहीं है तुम्हारे लिए, तो चढ़ावा चोरी कैसे हो गई? कल तक तो तुम राम थे, आज गोपाल हो गए, परसों बोलते हो यादव हो। तो लोग क्या समझे, इसमें कौन है राम, कौन है गोपाल और कौन है यादव? लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं। हमारे देश में रोने से एक बात हो गई है कि बहुत सारे सामान्य जन है, वो बहुत समझदार होते जा रहे हैं, और जो ज्ञानी है ना वो बहुत बूढ़े होते जा रहे हैं। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, अब मैं उसी रास्ते पर हूं, तो मुझे समझ में आता है बचपना ज्यादा आ जाता है। तो ये राजनीति के जो बूढ़े हैं, मैं उम्र से नहीं बोल रहा हूं, राजनीति में जिनकी ज्यादा एनालिसिस करने वाले हो, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हो, ये बूढ़े हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, इनकी एक्सपायरी डेट हो गई है। ये नहीं समझते कि लोगों पर किस चीज का कैसे प्रभाव होता है। अगर 1500 किलोमीटर दूर बैठकर मैं बंगाल के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, तो भविष्यवाणी नहीं थी, वो वर्तमान था। लोगों को वो भविष्यवाणी लगी क्योंकि मैं देख रहा था, वो बोल रहा था। कोई ग्रह दशा या कुंडली लेकर नहीं बैठा था, क्योंकि लोगों के चेहरे पर जो बात ना बोली जा रही थी, ना कही जा रही थी, मैं सुन पाता था। ज्ञानी लोग नहीं समझ पाए, इसलिए 4 तारीख को दोपहर 12 बजे तक, 4 मई के, वो ममता को जीता रहे थे ना। तो इसका कारण ये है कि देखो, एक बात मुझे क्या वो बीमारी थी, उसका नाम सुअर का जैसा नाम था, वो जैसे हम कोरोना वगैरह बोलते हैं उसी ढंग की होती है। तो उसका पहली केस पुणे में मिली थी हमारे देश में। कोरोना के पहले की बात है, 15 साल। तो वो घर के अच्छे थे, मुस्लिम फैमिली थी, और बच्ची को पुणे के बढ़िया अस्पताल में एडमिट किया था और मर गई थी। इसका कारण मालूम है आपको? कारण ये था कि वो जो नई बीमारी का वायरस था, वो उस डॉक्टर को पता ही नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर लगे थे। तो ये जो आज के डॉक्टर हो गए, आउटडेटेड हो गए, ये गलत तरीके से
डायग्नोसिस करते हैं, गलत दवाई देते हैं और बाद में बोलते हैं आपने आने में देर कर दी, हम उसको बचा नहीं पाए। देख रहे हैं ना बंगाल में पेशेंट की क्या हालत हो गई, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। तो ऐसे लोग हैं, इनको लगता है कि ये हम बवाल खड़ा करेंगे तो इसका परिणाम मिलेगा। भैया नहीं। अगर अगर आपको लग रहा है कि इसका वोट पर परिणाम होता है तो जरूर होता है, लेकिन वोट पर जिसके परिणाम होने वाला है वो कैसे सोचता है वो देखना पड़ेगा। उसकी सोच से वोट बनती है। हमारे यहाँ दिल्ली में बैठे, नोएडा में बैठे, इवन कोलकाता में बैठे जर्नलिस्ट जो बंगाल के बारे में विश्लेषण कर रहे थे, वो गलत इसलिए था कि उनका डायग्नोसिस गलत था। आइडियोलॉजिकली ममता दीदी जीत जाती है, ठीक है, लेकिन वोटर तो प्रैक्टिकल होता है। तो लोग अगर राम मंदिर में चढ़ावे में कोई गड़बड़ हो गई है, फ्रॉड फर्जीवाड़ा हुआ है, तो लोग गुस्सा हो गए, जरूर हो गए। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हिंदू आस्था है ना, उसमें एक बात होती है कि मैंने दान दिया, उसके बाद वो दान कहा जाता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता। नेत्रदान करते हैं लोग, करते हैं ना, रक्तदान करते हैं, किसको जाता है पूछते हैं दान क्यों बोला गया। इनको दान का पता नहीं, ये लगते है, इनको लगता है कि वो चढ़ावा नहीं, वो दान नहीं, वो कीमत चुकाई है। ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है। हाँ, गुस्सा लोग जरूर हो गए कि अगर देखो, एक बात गुस्से की होती है कि मैंने रक्तदान किया है, मैंने नहीं किया। जो रक्तदान करने वाला है, भाई हर 6 महीने में कोई रक्तदान करने वाला है, अगर वो उस ब्लड बैंक को जाकर डोनेट करता है और वहां का खून अगर वेस्ट हो जाता है तो उसको गुस्सा जरूर आता है, उसको गुस्सा जरूर आता है, लेकिन ब्लड बैंक पर आता है, रक्तदान देने पर गुस्सा नहीं आता। क्योंकि उसको लगता है कि किसकी जान बचाने के लिए मैं खून दे रहा हूं। ये जो देने की बात होती है, ये जिनके दिमाग में नहीं आती ना, उनको दान चढ़ावा ये बात समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और इसलिए इसका प्रभाव देखो, ट्रस्ट पर गुस्सा लोग हो गए, बिल्कुल हो गए। लेकिन कुछ एक सर्वे मैंने देखा तो उसमें लोगों को पूछा, हाँ 50-60% लोग बोले बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या लोग पकड़े जाएंगे, इंसाफ होगा? तो लोग बोलते बिल्कुल होगा, बुलडोजर बाबा बैठा है। तो ये चोरी पकड़ के चोरों को सजा देने वाला बैठा है, इस पर लोगों का विश्वास है। लीपापोती नहीं होगी, इस पर लोगों का विश्वास है। अरे घर में हम 2 थप्पड़ अपने बच्चों को भी लगाते हैं, ज्यादा शरारत करता है तो बच्चा घर छोड़कर भाग नहीं जाता, नहीं जाता। उसको मालूम है कि यही मेरा आधार है, खुले मैदान में जाऊंगा, खुली दुनिया में जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो मंदिर में कुछ हो गया है, चढ़ावा चोरी हो गई है, इसलिए गुंडा राज लाया जाएगा, अखिलेश का गुंडा राज लाया जाएगा। इतने पागल हो गए लोग। पति ने पीटा है, बाप ने पीटा है, इसलिए औरत या लड़की बच्ची घर छोड़कर भाग नहीं जाती। उसको मालूम है दुनिया में बहुत सारे लकड़बग्गे घूम रहे, श्वापन घूम रहे, उससे तो 2 थप्पड़ खाना अच्छा है। वो नहीं जाती घर छोड़कर जब तक उसको और कोई विकल्प या सुरक्षित जगह नहीं मिलती। नहीं मिल जाती। आप हिंदुत्व देख रहे हो और हिंदुत्व बदनाम कर रहे हो, करो, कोई बात नहीं, उससे कोई बुद्धिजीवी नाराज हो जाएगा, लेकिन पलटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है नाम हिंदुत्व का है, लेकिन सिक्योरिटी बच्ची की, बेटी की, लड़की की, औरत की है। तो इतनी महिलाएं पागल नहीं हो गई कि भाई बलात्कार हो तो चलेगा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अरे वोटर जाग गया है। पिछले 10-12 साल में अगर वोटिंग पैटर्न देखो तो वोटिंग पैटर्न अनुभव के आधार पर हो रहा है।
ना आइडियोलॉजी पर हो रहा है। आइडियोलॉजी पर आपने 50 60 70 साल लोगों को बहुत उल्लू बनाया, बहुत उल्लू बनाया। लोग बोलते हैं भाड़ में जाए तुम्हारा सेक्युलरिज्म, भाड़ में जाए। बंगाल आपको कुछ सिखा रहा है, ज्ञानी लोगों को, अनपढ़ों को नहीं बोल रहा हूं मैं, जो विश्लेषण करते हैं, ऐसे ज्ञानी बुद्धिजीवी है, उनको बंगाल कुछ सिखा रहा है। सीखो ना सीखो फिर फेल हो जाओ, मुझे क्या लेना देना है। बंगाल ने कुछ नए निकष पैदा किए कि अनुभव के आधार पर करो। अरे कोरोना का वैक्सीन निकला, बनाया गया, तो क्या दूसरे दिन से लगाना शुरू नहीं हुआ था? वो कितना हार्मफुल है वो चेक किया गया, याद है आपको? चूहों पर, बंदरों पर, उसके लिए बंदर ढूंढने पड़े थे, लाने पड़े थे। फिर धट्टे कट्टे लोगों को वॉलंटियर्स लाए गए, उन पर हुआ, फिर जवानों पर हुआ। करते करते हम बुड्ढों का समय आ गया, हमको तो लास्ट में दिया है ना वैक्सीन। तो अनुभव के आधार पर चलता है, उसका शास्त्राधार होता है। आप 100 से 150 साल पुरानी किताबें पढ़ोगे और उसके आधार पर डायग्नोसिस करोगे तो नहीं होगा। हाँ, एक जमाना था भ्रष्टाचार। आजकल लोग भ्रष्टाचार या आरोप के मामले में वोट नहीं देते, ना बदलते। लोग मानते हैं, हमारे मराठी में एक बड़ी कहावत है अच्छी, तले राखे तो पानी चाखी, यानी तालाब की रक्षा करने के लिए जिसको रखा है वो उसमें से पानी पिएगा ही, उसको भ्रष्टाचार नहीं मानते। तले राखी तो पानी चाखी, यानी है तो। हाँ, तब तकरार तब होती है कि ये पंप लगाकर पानी निकाल रहा है, ये पानी खत्म होने के बाद जेसीबी लाकर अंदर का कीचड़ निकाल रहा है, उसको आजकल भ्रष्टाचार बोला जाता है। ये समझो आप, ये समझो। बात फर्क वो होती है ना, इनको फर्क नहीं, एक पैसा हो या 1 करोड़ हो, नहीं, एक पैसा इधर उधर जाता है, लोग मान लेते भाई करेगा। और उस ट्रस्ट में अगर 100 150 लोग काम कर रहे तो हर कोई राम भक्त है, ये मानने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में हजारों मंदिर है और हजारों मंदिरों में आधे जगह कम न कम से ज्यादा फ्रॉड होते रहते, ये लोग सुनते रहते। हाँ, एक राम मंदिर का मामला है तो देखो, बीजेपी को कलंकित करने के लिए हमारे हाथ में हथियार आ गया, ऐसे मानने वाले मूर्ख है। इसलिए मूर्ख है कि हमारे यहाँ एक बात है, दान का मतलब दान होता है। मैंने उस पर से अधिकार छोड़ दिया है, तुमको दिया है, जो होगा सो होगा, भला हो या बुरा हो। तो ये जिनको आस्था नहीं उनको समझेगा ही नहीं ना। जी जी बिल्कुल। यानी एक टेंडर में पैसा खाना और मंदिर के ट्रस्ट में फ्रॉड हो जाना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग समझते हैं कि इसने मेरे हक का पैसा टेंडर से चुराया है और वहां दान पड़ा था, उससे चोरी हो गई, चोर पकड़े जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन मंदिर की व्यवस्था होना जरूरी था, ये लोग समझते। ज्ञानी लोगों को समझ में, ये मैं मजाक के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। मुझे एक याद है, बड़े गांधीवादी हमारे थे यहाँ, और एक बार उनसे बात करते करते ये हो गया कि वो बोले कि मिलावट करो तो गलत है। मैंने बोला हर मिलावट गलत नहीं होती, कुछ दवाई भी ये और वो केमिकल मिलाकर होती है, वो भी मिलावट होती है। गहना बनाया जाता है तो सोने में मिलावट करनी पड़ती है। और जब बच्चा 4-5 महीने का हो जाए तो उसको दूध वगैरह पिलाना है तो भैंस या गाय का दूध हो तो उसमें भी पानी मिलाकर पिलाना पड़ता है। तो वो ज्ञानी थे, गांधीवादी थे, ज्ञानी थे। वो बोले मैं कोऑपरेटिव डेयरी चलाता हूं, दूध में पानी का मतलब मिलावट। मैंने बोला माँ अगर अपने बच्चे को हजम होने के लिए उसमें पानी डालकर पिला रही है तो उसको मिलावट नहीं करके? बोले नहीं नहीं, वो भी मिलावट है। तो इसको ज्ञानी बोलते, जिसको आसान बातें समझती नहीं, प्रैक्टिकल बातें समझती नहीं। तो ऐसे लोगों को लगता है, उनका आशा है कि भाई इसमें मोदी का, योगी बदनाम हो जाएगा,
अरे मुझे ये फिल्मी बात हो गई कि हीरो को तंग करना है, हीरो को उकसाना है, इसके लिए विलन के साथ हीरोइन चली जाती है पिक्चर देखने। इसको ज्ञान नहीं बोलते, इसको फिल्मी कहानी बोलते। तो वोटर इतना ने उसको पता होता है कि साला ये कर दिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये तो लड़की समझती है ना। तो ये जिनको समझता नहीं वो फिल्मी जिंदगी जीते हैं, फिल्मी कहानियों को आइडियोलॉजी समझते हैं, उनकी बात अलग है, छोड़ो। इसका कुछ परिणाम एक बात है कि 6-8 महीने बाकी है, 6 महीने भी है तो बहुत है, बहुत है। उसका कुछ इफेक्ट मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, उल्टा है, जितना अखिलेश अगर चैलेंजर है तो अखिलेश अगर ये बात इतनी जोर शोर से उठाएगा तो उसका नुकसान जरूरी है। यस यस, ये बड़ी बात, क्योंकि आप हिंदी में बोलते हो ना, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक लग जाती है। याद है ना तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में वो जो फोक सॉन्ग गाने वाले थे, वो तेजू भैया आएगा उठा के लेके जाएगा, क्या हो गया? वो गाना जो तेजस्वी के प्रचार के लिए गा रहे थे, वो गाना मोदी जी के जंगल राज से मिलजुल गया। परिणाम क्या होगा बिहार में आपने देखा। बिल्कुल। तो जो बात देखो, एक बात आप बोल रहे हो तो आपने कार सेवकों पर गोली चलाई है, वहां तक जाएगा, दूर तक जाएगा का मतलब समझो। जा रहा है भाऊ, तमाम सोशल मीडिया में वो पुराने मुलायम सिंह के, राम गोपाल के वो बाइट्स जो हैं वो चलने शुरू हो गए हैं, लोग उनकी पुरानी कहानियां। अच्छा भाऊ, ये जो तमाम आपने चीज कही, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यार मतलब आपने तो कितने हल्के फुल्के ढंग से वो मतलब खलनायक के साथ थोड़ी ना भाग जाएगी विलेन के साथ हीरोइन। इसी को मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पिछली चर्चा में कि साहब, क्या वाकई में भारत में अभी एक हिंदू वोट बैंक क्रिएट हो गया? हमने कहा था कि अब क्रिएट हो गया, आपने कहा कि अरे क्या बात करते हो, ये तो 2014 से पहले मोदी ने क्रिएट कर दिया। ये वही हिंदू वोट बैंक है जो कहता है ठीक है, हमारी भावनाएं दुखी हैं, सजा मिलेगी तुम ही दोगे, हमारा चढ़ावा चोरी हुआ है, वो भावना है हमारी, लेकिन हम तुमको बदलेंगे नहीं, काम तुम ही से लेना है। क्या यही वो हिंदू वोट बैंक जैसी चीज है जिसके बदौलत आप कह रहे हैं कि भाई हीरोइन जो है वो विलेन के साथ थोड़ी निभागेगी बे? नहीं, हिंदू हिंदू वोट बैंक एक अलग बात है, और पर्टिकुलरली यूपी में योगी बाबा का दबदबा जो है वो एक अलग बात है। हिंदू है वो हटेगा नहीं, एक बात तो साफ है, लेकिन मुस्लिम भी नहीं हटेगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को जो सुरक्षा बाबा से मिली है वो मुस्लिम हो गए, इसलिए अखिलेश की राज में वो सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये बात समझ लो आप। मेरा अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है कि मंदिर का चढ़ावा फ्रॉड वगैरह कोर्ट में जाके हो जाएगा, लेकिन मेरी सुरक्षा का क्या होगा? अखिलेश आएगा तो। वो जो शोले फिल्म की कहानी है ना, क्या है वो, गब्बर सिंह बोलता है 50-50 कोस दूर, जब बच्चा गांव में रोता है रात को तो मां कहती है बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो चुपचाप बाबा को वोट दे वरना अखिलेश आ जाएगा, समझे? ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मानसिकता होती है। जो है वो भले मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो आने की संभावना है, वो अगर बड़ा संकट है तो मैं वो मेंटेन करना चाहता हूं, मेंटेन करना चाहता हूं। भले ये अरे इसमें क्या रहोगे, ये तो बिल्डिंग गिरने को आई है, लेकिन छप्पर तो दूसरा नहीं है, जब तक चलेगा मैं चलाऊंगा, अल्टरनेटिव मिलेगा तो बदल दूंगा। लेकिन तुम छप्पर नहीं हो, अखिलेश छप्पर नहीं है। यस। तो लोग ये समझते हैं, देखो आम आदमी अनुभव के आधार पर चलता है, भावना हो आस्था हो। भावना और आस्था में क्या फर्क होता है? गुस्सा एक भावना है, आस्था भी भावना है,
लेकिन आस्था से जिंदगी नहीं बनती। हम्म। कल परसों एक खबर देख रहा था कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा गिराया गया। हाँ, किसी ने बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वहां सिख बचा ही नहीं। बचा। मंदिर तोड़े जाते हैं, क्यों? वहां हिंदू बचा ही नहीं। तो भगवान को बचाने के लिए उसके भक्त जिंदा रहना जरूरी होता है। तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करता, हमको भगवान की रक्षा करनी पड़ती है। अगर ये आपको समझ में आता है तो बात अलग है, लेकिन लिबरल सेक्युलर तो नास्तिक होते हैं। तो इनको आस्था का मतलब ही पता नहीं, बहुत आस्था का बड़ी बात मतलब ही बात पता है। नहीं। आइंस्टाइन का कई कोट मैंने पढ़ा था कि रेगिस्तान में आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके मन में आस्था हो तो आपको मृगजल दिखाई देता है। तो आस्था वो चीज होती है जो आशा जगाती है। गलत हो रहा है, ठीक है, पर बचाने वाला भी कोई तो है। और पिछले 10 साल में अगर योगी बाबा ने ये एस्टेब्लिश करके दिखाया कि गुंडा ही खत्म नहीं होगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, तो क्या बाबा इनको छोड़ेगा? लोग समझते हैं। लोगों को ऐसे ज्ञानी लोगों ने समझाने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ज्ञानी लोगों बिल्कुल। का वोटर सुनते तो 10 साल पहले ही यूपी में सत्ता चेंज नहीं होती। हम्म। वैसे तो अमिताभ बच्चन भी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश। है ना? तो अमिताभ की अगर लोगों ने नहीं सुनी तो अखिलेश की कौन सुनेगा? एकदम। बहु अच्छा, एक चीज, जैसे योगी आदित्यनाथ या किसी के साथ भी हम देखते हैं कि एक फैक्टर लगातार एक बुना जाता है। MY फैक्टर हो गया बिहार में, अभी हमने देखा उसको महिला और यूथ, ये फैक्टर MY का माना गया। क्या आपको लगता है कि योगी के साथ न सिर्फ उनकी उम्र की वजह से बल्कि उनकी ऊर्जा और उनका जो एक धार्मिक कलेवर है, जो एक पीठ वाला कलेवर है, भगवा कलेवर है, उसकी वजह से महिला और यूथ उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के अटूट हिस्से हैं, सपोर्टर हैं? क्योंकि एक तरफा एक ये चीज देखी जा रही है, और आपने तो यहाँ तक मुस्लिम महिलाओं तक का नाम लिया कि भाई उनका भी सोचो। MY उत्तर प्रदेश में महिला और यूथ। MY की बात ही छोड़ दो। MY की जो बात है ना, उसका गुड़ गोबर वो बिहार के खान सर ने कर दिया है। वो रोशन आनंद यादव है, वो क्या बोला? मैं सनातनी हिंदू हूं। यस। एक यादव बिहार का नाम वाला यादव बोल रहा है कि मैं सनातनी हिंदू हूं, और खान सर ने उस पर हमला किया तो सनातनी कर हूं इसलिए किया है। यहां तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश का MY जो था उसका गुड़गोबर हो गया। और ये बातें माउथ पब्लिसिटी से पहुंचती है, मीडिया से नहीं पहुंचती। आज तक मीडिया को कोई सुनता ही नहीं। ये फंसा है ना, तो वहां फंसा है। इसको ये बात समझ, यानी बंगाल से ही आपको समझना चाहिए था कि ममता को उलझा कर रखा था SIR में, चुनाव आयोग में, कोर्ट में, और बीजेपी बूथ बूथ में जाकर अपना काम कर रही थी। ये बूथ तक पहुंचे नहीं थे, ये मीडिया में थे, और बीजेपी बाजी मार ले गई। अभी इस ये समय जितना नितिन मंदिर नवीन 2 दिन के लिए, भाऊ अभी इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं, नितिन नवीन 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में है, सघन दौरे हैं उनके। बिल्कुल। तो बात ये है ना कि ये जितने मंदिर मामले में, चढ़ावा मामले में उलझे रहेंगे, उतना बीजेपी के लिए मैदान साफ हो जाता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी ने 30 जून तक अपना सीटों का बंटवारा अपने गठबंधन में पूरा कर दिया है। और अमित शाह का ध्यान अब पंजाब पर है। वो अगले 1 महीना पंजाब पर काम करेंगे अमित शाह।
और उन्होंने जो बिसात रची है उसमें जो बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता है वो काम में लगे हैं। उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि तुम चढ़ावा राम मंदिर उस पर बात तक नहीं करोगे। काम करोगे तो अपने बूथ और जो ब्लॉक है उस लेवल का काम करते रहो, चुनाव का काम करो। पार्टी के नेता प्रवक्ता वगैरह है, मीडिया सेल है, वो देखेगा चढ़ावा। चढ़ावे की बात आम लोग कार्यकर्ता ने करनी नहीं है। यहां तक का प्लान करके पंजाब की तरफ टर्न लिया। अब इसका पता तो मीडिया को नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के काम करने वाले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, और बीजेपी के जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बूथ पर जाकर काम नहीं करते। उनको काम पे लगा, इनको यहां उलझा के रखो। पूरा देश का विपक्ष है ना, उसके लिए अमित शाह ने एक बड़ी अलग से एक डिपार्टमेंट बना लिया है, जिसको आईटी सेल, मीडिया सेल, प्रवक्ता ऐसा बोला जाता है। वो पूरे विपक्ष को हैंडल करते ताकि वो मैदान में ना आए और मैदान हमारे लिए खुला हो। इसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं, इसको रणनीति बोलते हैं। शब्द का इस्तेमाल तो सारे करते हैं, लेकिन रणनीति क्या है किसको पता नहीं। पिछले हफ्ते की बात है, मैंने चाणक्य नाम का हिंदी नाटक देखा। वो उसका जो चाणक्य की भूमिका करने वाला है वो हमारा दोस्त है, अभिनेता है मनोज जोशी, सीरियल सिनेमा वगैरह में काम करता है। वो पीछे पड़ा था तो मैं रहता हूँ वहां से नजदीक है, तो बोला भाऊ आ जाओ ना कम से कम। पिछले तो मैं रहता हूँ वहां से नजदीक था तो मैं गया, तो पूरा मैं पहुंचने में टाइम हो गया, 15-20 मिनट नाटक शुरू हो गया था। तो इंटरवल में मिला तो मैंने माफी मांगी उससे, भाई मुझे ट्रैफिक के कारण पहुंचने में देर हो गई। तो मुझे साफ बोल दिया, कोई बात नहीं बोला, आपके लिए जो नाटक आपने देखना चाहिए वो इंटरवल के बाद है। तो मैं भी नहीं समझ पाया, बोलो इससे ऐसा क्या है, नहीं देखो तो आपको पता चलेगा। मैं मानता हूं कि ये आधा ड्रामा आपके लिए, मैंने बुलाया तो उसी के लिए बुलाया। और इंटरवल के बाद का जो मैंने देखा, तो मैं आज के समय की राजनीति चाणक्य में देख पाया। कितनी दूर दूर की सोच कर उन्होंने धनानंद को हटाया था। एक एक चीज की बहुत सालों से प्लानिंग। तो मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो भी डाला कि जो बीजेपी के खिलाफ है ऐसे विश्लेषकों को अगर बीजेपी की रणनीति समझनी है तो ये ड्रामा देखो। उसमें पता चलता है कि कितनी दूर की सोच कर जो कुछ आज कर रहे हैं ये बहुत पहले सोचा है, और आज सोच रहे हैं वो बहुत बाद की बात है। तो ऐसे मामले आ जाते हैं ना, ये सोचकर ही पूरा प्लानिंग होता है। उसमें कुछ तो जिसको हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट वगैरह बोलते हैं, एक्सीडेंट का हम बीमा बनाते तो क्यों बनाते। तो ये सब चीजें आएगी, लास्ट मोमेंट में कुछ होगा ये होगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आराम से तीसरी बार बीजेपी शायद 300 क्रॉस भी कर जाएगी। ये बातें छोड़ दो तुम, ये बातें छोड़ दो, क्योंकि आम इंसान जानता है कि मैं जिंदा रहूंगा तो ही भगवान जिंदा रहेगा। पाकिस्तान में मंदिर नहीं बचे क्योंकि हिंदू बचा नहीं है। अगर बाबा रहेगा तो हिंदू बचेगा, हिंदू बचेगा तो फिर जो जिसने चढ़ावा चोरी की है उसको मैं खुद जाके फांसी चढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले मुझे जिंदा रहना है, फिर रामलला चालू रहेंगे। रामलला बाद में आए। बहुत सारे हजारों कार सेवकों ने जो त्याग किया है उससे रामलला खड़े हो गए। तो रामलला का चढ़ावा तो उसके बाद की बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बोलते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी 50। ये पुराने जमाने से, ये मार्क्सिज्म में वगैरह नहीं लिखा है। वामपंथियों के जो धर्म ग्रंथ है उसमें ये बात नहीं है, हमारे पुरखों ने लिखा है, तो मैं उस पर चलता हूँ। एकदम भाव, बिल्कुल भाव। और वो साफ तौर पर दिखाई भी देता है दर्शकों
मुझे लगता है कि न सिर्फ राम मंदिर और बल्कि इसके योगी आदित्यनाथ के चुनावी राजनीति पर उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ सकता है क्या, ये शंका बहुत इसलिए खास हो जाती थी क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ एक भगवा बेशी हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष तो अपना खेल करने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन जैसा भाऊ ने बताया बड़े विस्तार से, बड़े सरलतम तरीके से, कि निश्चित तौर पर इन चीजों का कहीं फर्क नहीं पड़ना, बल्कि बाउंस बैक कर सकता है विपक्ष के लिए अगर ज्यादा, और ये जमीन पर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि भाऊ तोरसेकर सर के साथ आज की ये बातचीत आपके लिए कुछ न कुछ जरूर अभिनव देती होगी। अगर देती है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाऊ, आपको प्रारब्ध की तरफ से चरण स्पर्श समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी अमीश और आदरणीय भाऊ तोरसेकर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।